हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश क्लास 9th और 10th के सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडीज। जिसका हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। इसके 4 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम इसका पढ़ेंगे 5वां पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये किस तरह से हमारे रशिया में रिवॉल्यूशन आया था। रिवॉल्यूशन एक क्रांति थी, एक चेंज के लिए क्रांति थी। इसमें हर तरह के लोग थे जो कुछ चेंज चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे, और लोगों ने आपस में किस तरह से चीज़ों को लेकर लड़ाई लड़ी। सबसे पहले बात करते हैं कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द रशियन रिवॉल्यूशन। अब किस तरह से कुछ लोग तो कॉपरेट कर रहे थे और कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, मतलब कुछ लोगों के बीच मतभेद हो रहा था और कुछ लोग कॉपरेट करके चल रहे थे। अगर हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन की बात करें तो इनने एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर दिया था विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जेडिस्ट, यानी कि जितने भी नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, मुस्लिम जेडिस्ट थे। कॉर्पोरेशन सक्सीड इन सम रीजन बट फेल्ड वेयर रशियन कॉलोनिस्ट टर्न बोल्शेविक लीडिंग टू ब्रूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक द मैस्केर इन खीवा सेंट्रल एशिया। देखो, ये जितनी भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अब क्या होता है जब किसी भी कंट्री में लड़ाई होती है तो कुछ लोग उसे सपोर्ट करते हैं और कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आ रही थी। हर तरह की कम्युनिटी में, हर तरह के रीजन में कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उसी के ऊपर है कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्री के अंदर मतभेद चल रहे थे। लोगों को लग रहा था कि इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को कुछ समझ में आ रहा था, कुछ लोगों को कुछ समझ में आ रहा था। उसके बाद द प्रॉमिस एंड रियलिटी ऑफ ऑटोनॉमी। अब जो ऑटोनॉमी होती है उसके क्या प्रोमिसेस थे और क्या रियलिटी थी, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। अगर हम प्रॉमिस की बात करें तो बहुत सारे राजा महाराजा जब एक एम्पायर को संभालते हैं तो बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, बट एक्चुअल रियलिटी में क्या वो उन प्रॉमिसेस को निभा पाते? तो वही चीज़ है। सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करें तो नॉन रशियन नेशनलिस्ट granted self-governance right in the USSR created December 1922। देखो, एक सेल्फ गवर्नेंस राइट जो है यूएसएसआर में क्रिएट किया गया, जो कि दिसंबर 1922 में किया गया था, और जो किया था नॉन रशियन नेशनलिस्ट ने, यानी कि जितने भी नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने। अगर हम फोर्स्ड पॉलिसीज की बात करें तो अनपॉपुलर मेजर्स लाइक हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म अंडरलाइंड लोकल सपोर्ट। देखो, जितना भी आपका हार्श डिस्करेजमेंट था वो नोमैडिज्म अंडरमाइंड लोकल सपोर्ट को मिल रहा था। मतलब जितना भी अनपॉपुलर मेजर हार्श रियलिटी थी वो सारी चीज़ें डिस्करेजमेंट थी। अच्छा, मिक्स्ड सक्सेस की अगर हम बात करें, अगर हम इन दोनों के मिक्स की, देखो ये था पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और ये था फोर्स्ड पॉलिसीज, यानी कि जो ज़बरदस्ती पॉलिसीज लगाई गई थी। अगर हम मिक्स सक्सेस की बात करें तो अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट अचीव्ड ओनली पार्शियल सक्सेस, यानी कि जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको सिर्फ पार्शियल सक्सेस ही अचीव हुई थी, प्रॉपर सक्सेस किसी को भी अचीव नहीं हुई। अच्छा, अब बात करेंगे द व्यूज ऑफ रिवॉल्यूशन इन सेंट्रल एशिया। देखो, सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। हमारा जो एशिया है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसमें सिर्फ सेंटर की अगर हम बात करें तो देखो द ऑप्टिमिस्टिक व्यू और द डिल्यूजन्ड व्यू। देखो, ऑप्टिमिस्टिक की अगर हम बात करें तो द रिवॉल्यूशन मीन दैट द किर्गिज वर मास्टर्स ऑफ देयर होम अगेन, लॉन्ग लाइव द रिवॉल्यूशन। देखो, इस रिवॉल्यूशन का मतलब था कि आप अपने मतलब घर में जो है दोबारा से आ रहे हो, मतलब एक रिवॉल्यूशन, एक ये क्रांति थी। लॉन्ग लाइफ द रिवॉल्यूशन, और ये जो रिवॉल्यूशन था ये बहुत लंबा चलने वाला रिवॉल्यूशन था। अच्छा, द डिसोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो सेकेंड रिवॉल्यूशन वाज अकम्पनीड बाय वायलेंस। अगर सेकेंड रिवॉल्यूशन की बात करें तो उसमें एक वायलेंस हुआ था, हिंसा हुई थी।
पिलेज, टैक्सेस एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टोरियल पावर, यानी कि जितनी भी डिक्टोरियल पावर थी, जितना भी पिलेज था, टैक्सेस था, वो सब आपका इंक्रीज किया गया था। बहुत ज़्यादा लोगों को टॉर्चर किया गया था। जब किसी भी कंट्री में लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं ना, वो हमेशा आम लोग ही करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर हुई थी। M.N. Roy describes a Kyrgyz tribe celebrating liberation from Tsarist generals and welcoming Bolshevik rule with enthusiasm. M.N. रॉय ने जो है डिस्क्राइब किया था किर्गिज ट्राइब को और सेलिब्रेट किया था यहाँ पे लिबरलाइजेशन को, और जितने भी सारे जनरल्स थे वेलकम बोल्शेविक रूल विद एंथुजिज्म, यानी कि बोल्शेविक रूल को जो है वेलकम किया गया था। अच्छा, अ कजाक लीडर इन 1919 कॉन्ट्रास्टेड द होप ऑफ फेब्रुअरी विद द टेरर ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। जो अक्टूबर में एक टेरर हुआ था, कजाक लीडर ने उसको कॉन्ट्रास्ट किया था एक विद टेरर ऑफ अक्टूबर, हाँ, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन की। इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल ड्यूरिंग सिविल वॉर, यानी कि जब सिविल वॉर चल रहा था तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, बैंक थे, वो क्या हुआ, स्टेट कंट्रोल के हाथ में आ गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि जो लैंड था उसका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। पीजेंट्स परमिटेड टू कल्टिवेट सोशलाइज्ड लैंड, कॉन्फिस्केटेड स्टेट्स यूज फॉर कलेक्टिव वर्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस, यानी कि जितना भी आपके पीजेंट्स थे उनको परमिट किया गया कि जितनी भी उनकी कल्टिवेट सोशलाइज्ड लैंड है वो उनमें डिवाइड की जाएगी और कलेक्टिव वर्क जो है, मतलब वो जो भी अपने लैंड में काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मतलब लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और एक सेंट्रलाइज यानी कि सेंटर में प्लानिंग की गई जिसे 5 ईयर प्लान के नाम से जाना गया। ऑफिशियल असेस्ड इकोनॉमी एंड सेट टारगेट थ्रू 5 ईयर प्लान 1927 से 1932 और 1933 से 1938। 5 ईयर प्लान क्या है? आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप लोगों को 5 ईयर प्लान के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे इंडिया में भी है 5 ईयर्स प्लान। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट बनाती है कि अगले 5 सालों में हम लोग यहाँ होंगे, मतलब जैसे एक टारगेट बनाना। ठीक है, जैसे हम लोग होते हैं इतने एग्जाम के लिए टारगेट बनाते हैं कि ये हम एक आवर में इतना कर लेंगे, फिर अगले आवर में इतना कर लेंगे, या एक महीने में इतना कॉन्सेप्ट कर लेंगे, जो भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। सिमिलरली हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो भी प्लान्स बनाती है। तो ये फिलहाल बात यहाँ पे इंडिया की नहीं चल रही है, अभी यहाँ पे सेंट्रल एशिया की बात चल रही है। ओके, उसके बाद प्राइस को कंट्रोल किया गया। गवर्नमेंट ने जो है फिक्स कर दिए सारे प्राइसेस को, प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए सारे प्राइसेस को फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इट्स कॉस्ट। अब जो इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई वो 100% हुई। देखो अभी जब ये हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी हुई, मतलब एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बिल्ड की गई, तो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो 100% हुई, प्रोडक्शन बढ़ा। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ऑयल, कोल एंड स्टील प्रोडक्शन डबल, मतलब जितना भी ऑयल, कोल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो डबल हुआ। 550 वर्क स्टॉपेज इन Magnitox first year alone, harsh condition led to frequent strikes। अगर वर्क स्टॉपेज की बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्राइक्स वगैरह किए गए। 5 साल जो है बहुत कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रही, और 3 years टू बिल्ड, और इसको जो बिल्ड करने में 3 साल लगे। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, अचीव रैपिडली, और वर्किंग कंडीशन वगैरह अच्छी की गई। जितने भी वर्कर्स थे उनको क्या किया गया, उनको एक हार्डशिप, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया वर्कर्स ने विंटर टाइम में एट 40 डिग्री बिलो, मतलब जब हमारा जो तापमान होता है वो 40 डिग्री से भी बिलो था, तब भी वर्कर्स ने अपना काम किया, इसीलिए हार्डशिप लगा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा काम किया। पीपल हैड टू क्लिम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट टू गो टू द टॉयलेट। और देखो मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र किया, इतना नहीं कि अगर मतलब उनको टॉयलेट भी जाना होता तो 4th फ्लोर से वो उतर कर एक स्ट्रीट के अंदर जाके मतलब जो है टॉयलेट जाते थे। तो इट्स टू टफ टाइम। उसके बाद सोशल प्रोग्रेस इन सोवियत रशिया में अब सोशल प्रोग्रेस हुई, जैसे एजुकेशन एक्सपेंड हुई, बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, चाइल्ड केयर सपोर्ट मिला,
और हेल्थ केयर एंड हाउसिंग भी जो है वो बढ़ा। अगर हम बात करें तो स्कूलिंग सिस्टम अच्छा हुआ, फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट गेन यूनिवर्सिटी एक्सेस, यानी कि जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे। अब देखो ये जो सोवियत रशिया था इसमें एक सोशल प्रोग्रेस हुआ, एजुकेशन एक्सपेंड हुई, मतलब बच्चों की एजुकेशन पे अच्छा ध्यान दिया गया, एक्सटेंड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट गेन यूनिवर्सिटी एक्सेस, ठीक है। चाइल्ड केयर सपोर्ट मिला, लोगों को जो है चाइल्ड केयर सपोर्ट मिला, जितने भी फैक्ट्रीज थे, चिल्ड्रन ऑफ वीमेन वर्कर, उनके मतलब जैसे फैक्ट्रीज में अगर वीमेन काम कर रही हैं तो उनके बच्चों वगैरह को चाइल्ड केयर दिया गया। और अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो चीप एंड पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडेड, मॉडल लिविंग क्वार्टर सेटअप थ्रो रिसोर्सेज वर लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही लोगों को पब्लिक हेल्थ केयर दिया गया। तो ये रशिया का एक जब मतलब उस दौरान का काफी पॉजिटिव एक चेंज था। अब देखो एक यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है, अ चाइल्ड्स ड्रीम डेफर्ड, ये आप लोगों की बुक में है कि एक बच्चा होता है डियर ग्रैंडफादर कैलिनिन, वो अपने ग्रैंडफादर को मतलब चिट्ठी लिख रहा है, आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, मैं पढ़ना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, बट आई कैन नॉट गो टू स्कूल, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई हैड सम ओल्ड बुक्स बट दे आर कम्प्लीटली टॉर्न, आई एम 13, आई स्टडी वेल एंड आई हैव नो बैड रिपोर्ट्स, आई एम इन क्लास 5, मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, मेरा कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो है मतलब मैं क्लास 5 में हूँ, मैं 13 साल का हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। तो 1933 में लेटर टू सोवियत प्रेसिडेंट कैलिनिन रिवील्स द गैप बिटवीन सोशलिस्ट आइडियाज एंड हार्श रियलिटीज। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1933 में सोवियत प्रेसिडेंट कैलिनिन ने एक रिवील किया एक गैप को जो सोशलिस्ट आइडियाज एंड हार्श रियलिटी के बीच था, मतलब ये हमारे आइडियाज हैं बट हमारी रियलिटी ये है। Despite Lenin's call to study, this 13-year-old had to leave school for factory work to prevent his family from starving. इस 13 साल के बच्चे ने जो है अपने स्कूल लीव किया था सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, द ग्रेन क्राइसिस ऑफ 1927 टू 1928, अब एक ग्रेन क्राइसिस यानी खाने पीने का भी क्राइसिस थे। तो खाने पीने के क्राइसिस तो ऑफकोर्स फ्रांस में भी हुए थे। तो वहीं 1927 से 1928 के दौरान लोगों को खाने पीने के बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। जितने भी टाउन वगैरह थे वहाँ पे बहुत एक्यूट ग्रेन था, शॉर्टेज हो गई थी उसकी, पीजेंट रिफ्यूज टू सेल एट गवर्नमेंट फिक्स प्राइस, और जो पीजेंट थे वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट को फिक्स प्राइस में सेल नहीं करेंगे क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो रहा था। Stalin's response, emergency measure introduced, party members raided Kursk well to do peasants and confiscated grain stocks. फॉरन जो है मतलब जितना भी ग्रेन था उसको स्टॉक करने का वो किया गया, क्योंकि वो जो है अपने ग्रेन को स्टॉक मतलब स्टॉक ना करें क्योंकि ग्रेन की कमी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और इसका सॉल्यूशन ये था कि कलेक्टिव फार्म आर्ग्यूइंग स्मॉल पीजेंट होल्डिंग कुडंट बी मॉडर्नाइज्ड, यानी कि जितने भी स्मॉल फार्मर्स थे वो खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर रहे थे। जब तक आप खुद को मॉडर्नाइज नहीं करोगे आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो ग्रेन के बहुत ज़्यादा उस टाइम पर क्राइसिस हो गए थे। अगर हम बात करें स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्रामिंग की, तो देखो 1929 में स्टालिन फोर्स ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट एंड कलेक्टिव फार्म्स लैंड एंड इम्प्लीमेंट ट्रांसफर टू कलेक्टिव ओनरशिप विद प्रॉफिट शेयर अमंग वर्कर्स, यानी कि 1929 में स्टालिन ने फोर्स किया सारे पीजेंट्स को कि तुम जो है अपनी ओनरशिप को कंट्रोल करो और प्रॉफिट मतलब सारे वर्कर्स में प्रॉफिट होना चाहिए। पीजेंट्स रेजिस्टेंस, Energy peasant destroyed livestock between 1929 to 1931, cattle numbers fell by 1/3। ठीक है, जितने भी पीजेंट है वो डिस्ट्रॉय मतलब अपना जितना भी आपका वो हो रहा है ग्रेन हो रहा है उसका 1/3 जो है मतलब वो फेल हो रहा था। तो उस चीज़ पे आप काम करें। ब्रूटल पनिशमेंट, उनको जो है सिवियरली पनिश भी किया गया। एंड एग्जाइल डिस्पाइट आर्ग्यूइंग दे वर नॉट रिच और अगेंस्ट सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म के अगेंस्ट एक तरह से देखो जब तक आप खुद को मॉडर्नाइज नहीं करोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को लेकर एक पनिश किया गया और उनको लिमिटेड कंसेशंस दिए गए, ट्रीटेड सच एज कल्टिवेशन अनसिम्पैथेटिकली, यानी कि आप जो है अपने ग्रेन की उसको सही करो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर काम करो। तो फिलहाल ये हम लोग का रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 5 था, इसका बस एक आखिरी पार्ट रह गया है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।